हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, पाकिस्तान परस्त तुर्की को भारत ने दे दिया बहुत बड़ा झटका। चला था पाकिस्तान का सपोर्ट करने। पहलगाम में आतंकी घटना के बावजूद भी तुर्की ने दिया था पाकिस्तान का साथ। दोस्तों, साथ देता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्तों, उसने हथियार तक मुहैया करवाया था पाकिस्तान को भारत से युद्ध लड़ने के लिए। अब ऐसे में भारत ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया तुर्की को लेकर। दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी जानकारी बताएंगे, लगे हाथों बताएंगे। रशिया में घुसे तालिबानी ट्रकों ने मचा दिया ऐसा तहलका कि अपना भारत भी गया चौंक। दोस्तों, बताएंगे रशिया में तालिबानी ट्रकों का क्या मतलब है दोस्तों, और क्या करने की कोशिश की गई, तो उधर आपको बताएंगे। 6 साल बाद आज होगी ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात, उसमें क्या होने वाली है बातचीत, क्या मुद्दे रहने वाले हैं अहम। तो वहीं इधर जिनपिंग से मिलेंगे ट्रंप, तो उधर दोस्तों अमेरिका में हो गया बड़ा खेला। अभी से ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का नाम होने लगा उजागर। दोस्तों, बताएंगे समर्थन में उतरे एलोन मस्क। जी हां, जो बनेंगे अगले राष्ट्रपति, उनके समर्थन में एलोन मस्क उतर आए हैं। बताएंगे दोस्तों कौन है वो नेता। तो वहीं सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक और नई डील हुई है दोस्तों। मोहम्मद बिन सलमान से चौथी बार मिलने पहुंचे शहबाज शरीफ। बताएंगे इस बार अब कौन से नए मुद्दे पर बातचीत, नई डील हुई है। तो वहीं दोस्तों राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर ये भड़काऊ बयान देना कि मोदी जी वोट के लिए मंच पर डांस भी कर लेंगे, इस पर तगड़ा जवाब दिया दोस्तों। पहला रिएक्शन दिया अमित शाह जी ने। बताएंगे गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा राहुल गांधी को। इतना ही नहीं, इस बार कैसा है बिहार की जनता का मूड, क्या चाहती है बिहार का जनता। रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। दोस्तों, आज एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत की बढ़ती ताकत का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान से भारत की दुश्मनी जग जाहिर है, इसमें कोई डाउट नहीं। इस दौरान कई देश ने आतंकवाद परस्त होने का फैसला किया है। इसी लिस्ट में तुर्की भी आता है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन खुलकर शहबाज मुनीर के सपोर्ट में आए थे। हद तब पार हो गई जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एर्दोगन कश्मीर का मुद्दा उठाने लगे। भारत ने उन्हें जवाब तो पहले ही भेजा, लेकिन इस बार तगड़ा झटका दे डाला दोस्तों। दरअसल भारत ने इस साल नई दिल्ली में 29 अक्टूबर को हुए तुर्की के राष्ट्रीय दिवस समारोह से दूरी बना ली। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा फैसला लिया भारत ने। पिछले साल जहां भारत की ओर से सचिव स्तर का प्रतिनिधि शामिल हुआ था, वहीं इस बार मोदी सरकार ने कोई भी आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं भेजा। जी हां, यह कदम भारत तुर्की संबंधों में बढ़ते तनाव को दर्शाता है। खासकर तुर्की द्वारा बार बार कश्मीर मुद्दे पर भारत की आलोचना करने और पाकिस्तान का साथ देने का नतीजा है। अंकारा ने बार बार भारत की कश्मीर नीति की आलोचना करते हुए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का साथ देता दिखाई दिया। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा 80वें सत्र के दौरान एर्दोगन ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, तब भारत ने साफ शब्दों में जवाब देते हुए कह दिया था कि कश्मीर के मुद्दे में बाहरी पक्ष को भागीदार बनने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तरफ से पहली बार बड़ी विदेश यात्रा के तौर पर जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की साइप्रस दौरे पर गए थे। इस यात्रा को व्यापक रूप से तुर्की के लिए एक भू राजनीतिक संदेश के रूप में देखा गया था। उत्तरी साइप्रस में तुर्की के दावों के विरुद्ध साइप्रस की संप्रभुता का समर्थन करके मोदी जी ने वैकल्पिक गठबंधन बनाने और अंकारा के प्रति कड़ा रुख अपनाने के लिए भारत की तत्परता का संकेत दिया था। तो ये बड़ा फैसला लिया है दोस्तों तुर्की के खिलाफ अपने भारत ने। तुर्की के राष्ट्रीय दिवस समारोह से दूरी बना ली है दोस्तों। इस बार मोदी सरकार ने कोई भी आधिकारिक प्रतिनिधि को तुर्की में इस राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए नहीं भेजा। जी हाँ दोस्तों, भारत के इस फैसले का अगर आप भी दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि तुर्की को स्लो पॉइजन की तरह रियलाइज करवाना जरूरी है कि उसने भारत के दुश्मन आतंकवाद को पालने वाले देश का साथ देकर भारत के साथ कितनी बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। एंड वी सपोर्ट दिस डिसीजन लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा, सामने लाइक का बटन है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां
तालिबान के ट्रक्स ने पाकिस्तान में भयंकर बवाल मचा दिया है दोस्तों। तालिबान के ये ट्रक अचानक रशिया पहुंच गए। इन ट्रकों को रूस भेजकर तालिबान ने रूस के ही 2 एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान की सीमा के पास एक्टिवेट कर दिया है। अफगानिस्तान के तालिबान ने जो सामान भरकर इन ट्रकों को रूस भेजा उसने पाकिस्तान को गहरे जख्म दे दिए। भारत को खुश होने का मौका मिल गया है क्योंकि पाकिस्तान से निपटने के लिए अफगानिस्तान के तालिबान ने भारत के ही एक बेहद शानदार फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए तालिबान को कतर के बाद तुर्की लेकर पहुंच गया। तालिबान के हाथ बांधने के लिए पाकिस्तान कई मुस्लिम देशों के संपर्क में है। पाकिस्तान कई मुस्लिम देशों का सहारा लेकर तालिबान पर सीज फायर का प्रेशर बना रहा है। लेकिन पहले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 15 घंटे से ज्यादा चली शांति वार्ता आखिरकार बेनतीजा रहने की खबर सामने आई। अब खबर है कि तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला करने का नायाब तरीका निकाल लिया है। आपको बता दें कि जिस दिन से अफगानिस्तान में भारत ने अपने टेक्निकल मिशन का दर्जा बढ़ाकर उसे दूतावास बना दिया, ठीक उसी दिन से पाकिस्तान तालिबान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को कुचलने के लिए इन ट्रक्स को सड़कों पर दौड़ा दिए। तालिबान ने इन ट्रकों को एक बड़े कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। दरअसल पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए तालिबान ने 30 साल बाद सड़क के रास्ते रशिया में 25 टन अनार भेज दिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी जानकारी हमने आपको बताई है दोस्तों। यानी कि अब अफगानिस्तान पर हमला करने से पहले 200 बार सोचेगा पाकिस्तान। इस पर आपकी जो भी राय है दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर 6 साल बाद आज होगी ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 30 अक्टूबर यानी आज के दिन साउथ कोरिया के बुसान में मिलने जा रहे हैं। ये बैठक अपेक समिट से इतर होगी जिस पर दुनिया की निगाहें होंगी। आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और ये बात सभी जानते हैं कि इन दोनों देशों के बीच कट्टर दुश्मनी है। एक तरफ चीन अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनना चाहता है तो दूसरी तरफ अमेरिका भी अपनी मौजूदा स्थिति को बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसी खींचतान के बीच ये मुलाकात होने जा रही है। आज से कुछ दशक पहले तक दुनिया के नक्शे पर 2 बड़ी महाशक्तियां होती थी जिनमें से एक था अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत संघ। उस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश इन दोनों महाशक्तियों के बीच बटे हुए थे और ये एक बाइपोलर वर्ल्ड था जहां बाकी देशों को ज्यादा स्थान नहीं मिलता था और अमेरिका की छवि एक सुपर पावर देश की होती थी। लेकिन आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में वैश्विक राजनीति पूरे तरीके से बदल गई है और अब इसमें कई देश दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। इनमें चीन की भूमिका बहुत अहम है जो अमेरिका को पछाड़कर दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और इस मुलाकात को भी चीन एक मौके के रूप में भुनाने की कोशिश करेगा दोस्तों। इस मुलाकात में यह नहीं देखा जाएगा कि दोनों देशों के बीच किन मुद्दों पर सहमति बनी और क्या समझौते हुए, बल्कि इस मुलाकात से यह तय होगा कि कौन सा देश पहले झुकता है और अपने विरोधी के सामने कमजोर पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खास दोस्त और अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने वाले उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन राष्ट्रपति ट्रंप को एक खास संदेश भी देना चाह रहे हैं। दोस्तों इस मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों का होने वाला है। आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिस तरह कच्चे तेल को लेकर इतिहास में युद्ध लड़े गए और कई देशों में खून खराबा हुआ, क्या वैसे ही संघर्ष अब रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर भी हो सकता है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों चीन लगातार इन दुर्लभ खनिजों के लिए अपने देश में बड़े स्तर पर खनन कर रहा है, बल्कि वो इनकी प्रोसेसिंग में भी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। अगर हम देखें कि दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग में किसकी हिस्सेदारी कितनी है तो चीन की 90% है दोस्तों प्रोसेसिंग में, अमेरिका की 5% से भी कम है, भारत की 1% से भी कम है और ऑस्ट्रेलिया की 5% है। जी हाँ, यानी कि आज स्थिति यह है कि दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का 70% खनन चाइना में होता है, लेकिन जब बात प्रोसेसिंग की आती है तो 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन से ही दुनिया में निर्यात होती है। अब ऐसे में दोस्तों आज ट्रंप और चीन की यह मुलाकात देखने वाली
रहने वाली है, क्योंकि ऐसे मौके बहुत ही कम हाथ लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सामने सब्सक्राइब का बटन है, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां इधर दक्षिण कोरिया में ट्रंप का हुआ स्वागत, मिला गोल्डन क्राउन और देश का सबसे बड़ा सम्मान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दक्षिण कोरिया ने ट्रंप को एक सोने का ताज भेंट किया और साथ ही उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनतगवा से सम्मानित किया। यह सम्मान बहुत खास लोगों या विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को ही दिया जाता है। ट्रंप को दिया गया ताज बेहद सुंदर और बारीक डिजाइन वाला है। इसमें ऊंचे सुनहरे नुकीले भाग और पत्तियों जैसे झूलते हुए सोने के टुकड़े लगे हुए हैं। इस ताज को शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे ये मुस्लिम नेता। क्या वाकई में होगा ऐसा? समर्थन में उतरे एलोन मस्क। जी हां दोस्तों, अमेरिका में अगले राष्ट्रपति की चर्चा तेज हो चुकी है। साल 2028 में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। इसमें सबसे आगे जोहरान ममदानी का नाम है। ममदानी इस बार न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के दावेदार हैं। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने एक्स पर लिखा कि जोहरान डेमोक्रेटिक पार्टी का भविष्य है। उन्होंने न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचल का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे ममदानी का समर्थन देती दिखाई दी। एलोन मस्क का ये बयान आते ही अमेरिकी राजनीति हलकों में नई बहस छिड़ गई, क्योंकि एलोन मस्क पहले डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक रहे हैं और उनकी राजनीतिक मुहिम को आर्थिक मदद भी दे चुके हैं। एलोन मस्क ने जो क्लिप शेयर की उसमें होचल अपने समर्थकों से अमेरिका पर हक वापस लेने के लिए ममदानी को वोट देने का आग्रह कर रहे हैं। होचुल ने कहा कि ये नवंबर में होने वाले चुनाव के बारे में होचुल ने भीड़ से कहा, लेकिन उस ऊर्जा उस जुनून को लेकर 2026 तक आगे बढ़ो ताकि हम प्रतिनिधि सभा, सीनेट और अपना देश वापस ले सके। तो दोस्तों, अब जब एलोन मस्क ने इनका समर्थन कर ही दिया तो कहीं ना कहीं इनका पलड़ा भारी पड़ता दिखाई देने वाला है आगे आने वाले समय में। आपकी क्या राय है दोस्तों राष्ट्रपति के लिए ममदानी के चुने गए नाम को लेकर? बताइएगा जरूर। क्या आपको नहीं लगता कि कोई और होना चाहिए दावेदार? जो भी आपकी राय हो दोस्तों अवश्य लेकर बताएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई एक और नई डील। मोहम्मद बिन सलमान से चौथी बार मिलने पहुंचे शहबाज शरीफ। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। शरीफ ने सोमवार को रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा भी की। कमजोर अर्थव्यवस्था के चलते मुश्किल से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए शरीफ का यह दौरा अच्छा साबित हुआ है। मोहम्मद बिन सलमान ने कई ऐसे ऐलान किए हैं जो पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बड़ा सहारा साबित हो सकते हैं। MBS, जो कि वहां के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, जिनका शॉर्ट फॉर्म है MBS, उन्होंने अपना दिल खोल दिया, एक नई डील कर दी। बता दें कि कुछ वक्त पहले सऊदी और पाकिस्तान में नाटो जैसी डील हुई। इसका मतलब आपको पता ही है दोस्तों, जिनको नहीं पता उनको बता दे। इसका मतलब ये है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला माना जाएगा। वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए अपने इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क को भी खोल दिया है। अब इसका मतलब अब इन दोनों के बीच का जो व्यापार है और जो निवेश है वो अब नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें, इधर भारत यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार समझौते पर जल्द बनेगी बात। 27 देशों के साथ FTA को लेकर जयशंकर जी ने दे दिया संकेत। दोस्तों, भारत और यूरोपीय संघ बोले तो EU के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने से बड़े बदलाव संभव है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बुधवार को कह दिया कि यह बदलाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत करने के नजरिए से होंगे। उन्होंने 27 देशों के यूरोपीय संघ के एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद ये बात कही। 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भारत आया है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर बहुत बड़ी जानकारी। म्यांमार से भागे 500 से 600 के करीब भारतीय थाईलैंड में फंसे। दोस्तों, साइबर फ्रॉड गिरोह से बच निकले। जी हां, थाईलैंड में पकड़े गए 500 भारतीयों की वापसी के लिए भारत अपना भेजेगा विमान। विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि सत्यापन का काम जारी है। दरअसल म्यांमार के साइबर हब पर बड़ी कार्रवाई के बाद थाईलैंड में गिरफ्तार किए गए 500 भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय अब हरकत में आ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने बुधवार को कह दिया कि हमें उन भारतीय नागरिकों के बारे
में जानकारी है जिन्हें थाई अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया। थाईलैंड में जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद थाईलैंड में हमारा मिशन उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि करने और उन्हें वापस लाने के लिए थाई अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। पता चला है कि भारत अपने उन नागरिकों को वापस लाने के लिए थाईलैंड एक विमान भेजने पर विचार कर रहा है जिनमें ज्यादातर म्यांमार के पार्क परिसर में धोखाधड़ी वाले केंद्रों के शिकार हुए थे। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, केबीसी में अमिताभ बच्चन के पैर छूने पर खालिस्तानी संगठन ने दिलजीत दोसांझ को दे दी बड़ी धमकी। जी हां, पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को बुधवार को धमकी मिली है। खालिस्तानी आतंकवादी समूह 6 फॉर जस्टिस ने ये धमकी दी है। हाल ही में सिंगर अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 17 के लेटेस्ट एपिसोड में नजर आए जहां उन्होंने बिग बी के पैर छुए। इसी पर खालिस्तानी संगठन बौखला गया दोस्तों और 1 नवंबर को होने वाले ऑस्ट्रेलिया के कॉन्सर्ट को बंद कराने की धमकी दे डाली। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नी ने यह धमकी दी है। अमिताभ बच्चन के पैर छूने के विरोध में 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले उनके म्यूजिक कॉन्सर्ट को बंद कराने का ऐलान कर दिया है। समूह का आरोप है कि यह हरकत 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे की स्मृतियों का अनादर करता है, यानी कि यह दलील देकर दिलजीत दोसांझ को बड़ी धमकी दी है। दोस्तों खालिस्तानी गुट ने इस पर आपकी क्या राय है, साथ ही साथ बता दें। दोस्तों पाकिस्तानी सेना खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों से बौखला गई है। ये बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में राजनीतिक दलों को निर्देश दे दिया है कि वे अपने भाषणों में खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का आधिकारिक हिस्सा बताएं। सूत्रों के मुताबिक कुछ राजनीतिक दलों ने इस अनुरोध का पालन किया है। हालांकि पश्तून तहफुज आंदोलन के जेल में बंद नेताओं ने भारी दबाव और बदले में जेल से रिहाई की पेशकश के बावजूद ऐसा करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी सेना की मांग को स्वीकार करने के बाद कई पीटीएम सदस्यों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। पाकिस्तानी सेना को डर है कि कहीं खैबर पख्तूनख्वा सूबा उनके हाथ से न निकल जाए। दरअसल तालिबान लंबे समय से खैबर पख्तूनख्वा पर दावा करता रहा है। वर्तमान में टीटीपी ने इस सूबे के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा रखा है जहां पाकिस्तानी सेना चाहकर भी नहीं जा सकती। तो उधर बता दें, अजहर मसूद ने बनाई जैश की महिला आतंकी ब्रिगेड। दोस्तों महिलाओं से कह रहा है कि कब्र से सीधे जन्नत मिलेगी। उसकी रिकॉर्डिंग से बड़ा खुलासा हुआ है कि मरोगे तो जन्नत मिलेगी। जी हाँ, जैश ए मोहम्मद आतंकी मसूद अजहर की नापाक साजिश का बड़ा खुलासा। मसूद अजहर महिला आतंकवादियों की एक अलग से ब्रिगेड बनाई है जिसका नाम जमात उल मोमिनात रखा है। हाल ही में निर्मित महिला आतंकी ब्रिगेड से वैश्विक जिहाद की अपील की है। बहावलपुर के मरकज उस्मान ओ अली में हाल ही में दिए गए भाषण में अजहर ने नई महिला शाखा के प्रशिक्षण व तैनाती की जानकारी साझा की है। अपने संबोधन में अजहर ने कहा कि जैश के पुरुष मुजाहिद महिला शाखा के साथ खड़े होंगे और ये शाखा दुनिया भर में इस्लाम फैलाने का काम करेगी। अजहर ने महिला आतंकियों के लिए दौराए तस्किया नाम का एक नया फोर्स शुरू करने का ऐलान किया है। अब ऐसे में इन महिलाओं का ब्रेन वॉश करके इनको इसमें शामिल करवाया जाएगा और इन महिलाओं से कहा जा रहा है। अपने भाषण में अजहर ने वादा किया है कि जो भी महिला इसमें शामिल होगी वो मरने के बाद अपनी कब्र से सीधे जन्नत जाएगी। जहन्नुम का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, सीधा वो जन्नत जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों इन कट्टरपंथियों को कौन समझाए कि ईश्वर ने पृथ्वी पर ही जन्नत बनाई है। आप दूसरों के प्राण को लेकर कैसे जन्नत नसीब कर पाओगे। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है जरूर लेकर बताएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां मोहम्मद यूनुस सरकार ने शेख हसीना पर लिया ऐसा फैसला कि भड़क गई पूर्व पीएम खालिदा जिया। बीएनपी ने की कड़ी आलोचना। दोस्तों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पूर्व पीएम शेख हसीना के मामले में जुड़े एक फैसले को लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। बुधवार को अंतरिम सरकार की जुलाई चार्टर लागू करने की योजना पर बीएनपी ने कड़ा प्रहार किया। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली ये प्रमुख विपक्षी पार्टी का कहना है कि चार्टर में उसके असहमति वाले बिंदु जानबूझकर हटा दिए गए हैं जो राजनीतिक दलों और जनता के साथ खुला धोखा है। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने अंतरिम सरकार के उक्त निर्णय को आश्चर्यजनक बताते हुए मांग की है कि पार्टी के विचारों को तुरंत बहाल किया जाए वरना राष्ट्रीय एकता की नींव कमजोर पड़ जाएगी। वहीं उधर बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना ने कहा कि भारत छोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, लेकिन मैं तभी अपने देश वापस लौटना चाहूंगी जब वहाँ पर वैध सरकार हो, संविधान का पालन हो, कानून व्यवस्था कायम हो और मेरी पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने का मौका मिले। जी हाँ, बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना लगभग 1 साल से भारत में रह रही हैं। पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से वो भारत में हैं। ऐसे में अब शेख हसीना ने भारत में अपने अस्थायी प्रवास को लेकर बयान दे दिया है। शेख हसीना का कहना है कि वो भारत में रह रही हैं और उनकी फिलहाल भारत छोड़ने की कोई योजना नहीं है। इसी के साथ शेख हसीना ने कहा है कि अगर बांग्लादेश में आगामी चुनाव में उनकी पार्टी अवामी लीग को हिस्सा लेने नहीं दिया गया तो लाखों मतदाता चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। तो
उधर आपको बता दें मोदी जी वोट के लिए मंच पर डांस भी कर लेंगे। जी हां, राहुल गांधी के इस बयान पर अमित शाह जी ने दिया पहला रिएक्शन। बिहार में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर दिए गए उस बयान पर बवाल मच गया है दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप मोदी जी से कहें कि नाचिए हम आपको वोट देंगे तो वो मंच पर भी नाचेंगे। जी हां, उनके इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह जी का पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर इस तरह की टिप्पणी के लिए उन्हें यानी राहुल गांधी को कीमत चुकानी पड़ेगी। अमित शाह जी ने कहा कि राहुल गांधी को चुनावों में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बारे में अपमानजनक तरीके से बात की और उनकी मां का अपमान किया, लेकिन हर बार जब उन्होंने ऐसा किया है तब कमल खिला है। दोस्तों, राहुल गांधी के पीएम मोदी पर बयान को लेकर ही हंगामा नहीं मचा। उन्होंने छठी मैया को लेकर भी ऐसा कुछ कहा कि बीजेपी और एनडीए में शामिल दल उसे लेकर उठ चले। लोकसभा में नेता विपक्ष ने दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा का जिक्र करते हुए कहा था कि एक तरफ यमुना नदी में गंदा पानी था, बगल में साफ पानी का तालाब बनाया गया था ताकि प्रधानमंत्री उसमें नहाकर ड्रामा कर सके, जबकि उन्हें छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने छठी मैया और उनके भक्तों का अपमान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के बयान पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाताओं को नीचा दिखाने का आरोप लगा दिया। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट में लिख कर बताइएगा। जहां पर चुनाव से पहले राहुल गांधी अनाप शनाप बयान देते नजर आ रहे हैं, इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। साथ ही साथ बता दें इस बार कैसा है बिहार की जनता का मूड, क्या होने वाला है बिहार चुनाव में। दोस्तों, बिहार में हर तरफ चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, हर तरफ राजनीति की चौपालें सजी हुई हैं। ऐसे में मीडिया ने बिहार की जनता का मन भांपने की कोशिश की। अगर आज तक मीडिया की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि बिहार का माहौल कैसा है। तो दोस्तों, टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराया और कहा कि भैया इस बार तो मोदी जी को ही लाएंगे, चाहे नमक रोटी खाएंगे पर मोदिया को जिताएंगे। वहीं लालू को लेकर जब सवाल पूछा गया तो कहने लगे कि लालू के टाइम में क्या ऐसे साफ सड़कें दिखाई देती थी, उस समय डर का माहौल था, अब कम से कम सुकून से सफर तो कर सकते हैं, सुरक्षित तो महसूस करते हैं। तो वहीं दोस्तों, जब होटल के रिसेप्शनिस्ट से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भले ही नीतीश जी ने महिला रोजगार योजना ना चलाई होती, फिर भी मैं एनडीए को ही वोट देती, क्योंकि आज मैं एक कामकाजी औरत हूँ। पहले के जमाने में शायद मेरी शादी कर दी जाती। उसकी बात में गहराई थी दोस्तों। कई महिलाओं के लिए शासन का मतलब सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा भी है। जी हाँ, और भी काफी ज्यादा लोगों से राय ली गई, जहां पर मोस्टली अगर हम आपको रिजल्ट्स बताएं तो मोस्टली लोग एनडीए के समर्थन में दिखाई दिए हैं। यानी कि इस रिपोर्ट से फिर एक बार पता चलता है कि बिहार चुनाव के बाद एनडीए का बोलबाला होने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? अगर हम आपसे ये राय लें कि इस बार बिहार का कैसा है माहौल, तो आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो वही अंतिम खबर आपको बता दे, क्या सोने चांदी खरीदे या फिर अभी से करें और इंतजार, क्या गोल्ड रेट में आएगी और कमी या फिर मिलेगा बड़ा उछाल? तो बता दे, धनतेरस के बाद से सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि उससे पहले गोल्ड रेट्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बने हुए थे। ऐसे में निवेशकों और ग्राहकों के मन में सवाल है कि क्या सोना खरीदने के लिए अभी इंतजार करना चाहिए या फिर मौजूदा रेट पर खरीदारी फायदेमंद रहेगी। तो आपको बता दे दोस्तों, आनंद राठी एंड स्टॉक ब्रोकर्स में कॉमर्स एंड करेंसीज के एवीपी मनीष शर्मा का कहना है कि फिलहाल सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। त्योहारी सीजन में जो तेजी दिखी थी अब वो काफी फीकी पड़ेगी। यानी कि अगर आप चाहे दोस्तों तो थोड़ा सा इंतजार भी कर सकते हैं। हालांकि श्योरिटी नहीं है, लेकिन कयास तो यही लगाए जा रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।